आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, ये कार्यक्रम है शब्द संसार। अभिनय जी, नमस्कार आपको। नमस्कार। और इस कार्यक्रम में आपके साथ यहाँ पर उपस्थित होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। और हमारे साथ एक विशेष मेहमान भी हैं। जी हाँ, उनका परिचय भी तो कराइए। जी हाँ, वो कहते हैं कि यहाँ की बातें हमें यहीं कहते चलना चाहिए ताकि जाते वक्त सांसों पर कोई बोझ न रहे, और वो है पंकज शर्मा जी की बातें आप बताइए। वो कवि हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, किताबें लिख चुके हैं। चांद तुम गवाह रहना उनका गीत संग्रह है, और मुझसे मिलने आओगी क्या। लेकिन आज हम उन्हें मिलाने जा रहे हैं सबसे। नमस्कार, मेरा सौभाग्य कि आप सबसे यहाँ मिलना हुआ। आप लोग शायद इस चीज से बहुत यूज्ड टू होंगे, देखते रहते होंगे, आपके लिए बहुत आम बात है। लेकिन मैं दुनिया देख के ये कहता हूँ कि इस बिल्डिंग में आप लोगों के सामने बैठना मेरे जीवन की एक उपलब्धि है। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं यहाँ पर आया। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, बहुत सारी किताबें आपने लिख डाली हैं, रच डाली हैं, पत्रकारिता में भी बहुत समय बिताया है, और अब आपका ये कहानी संग्रह भी आ गया है जिसको जो मेरे हाथ में है, खिड़कियां नाम से जी। और मैंने इसमें कहानियां भी पढ़ी है, बहुत सुंदर कहानियां हैं। तो अपने सफर के बारे में बताइए, अपने पत्रकारिता जीवन के बारे में बताइए, और फिर ये जो बदलाव हुआ कि वहां से फिर पहुंचे शब्द संसार में वो कैसे हुआ। असल में ये एक यात्रा है जो कि ऐसा नहीं है कि अनजाने में हुई। मैंने अपने जीवन के पथ को खुद चुना। जब मैं छोटा था तो मुझे अक्सर ये कहा जाता था कि मेरे दादाजी जो बीमार रहे होंगे, मुझे उनका बहुत ज्यादा होश तो नहीं था, लेकिन मेरे पापा और मेरी दादी मुझे बताती थी कि उनकी छड़ी गिर जाती थी। तो मैं कहीं भी घर में होता था तो घुटनों के बल दौड़ के जाके उनको उनकी छड़ी देता था। तो वो हमेशा एक आशीर्वाद दिया करते थे कि एक दिन तुम्हारे हाथ में सोने की कलम हो। मैं उसका अर्थ नहीं जानता था, लेकिन मेरे दिमाग में कहीं पर वो चीज रखी रहती थी कि मैं कुछ ऐसा ही करूंगा जो कलम से संबंधित होगा। फिर बहुत सारी चीजें की जीवन में, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था उनमें। अब से करीब 22 साल पहले पत्रकारिता के कोर्स भी इतना ज्यादा प्रचलन में नहीं थे। तो जब मुझे वो दिखाई दिया तो मैंने बरेली कॉलेज बरेली से उसमें एडमिशन लिया। मैं मूलतः वैसे बिसौली एक जगह है बदायूं में, वहाँ का हूँ। करते रहे, वहाँ से पढ़ाई लिखाई की तो दिमाग की खिड़कियां खुली, जो मेरी किताब का टाइटल भी है, खिड़कियां। तो बहुत सारी खिड़कियां खुली कि मुझे यहीं से एक ऐसा रास्ता पकड़ना है जो मेरे दादाजी के कथन को ठीक करेगा। आगे तय किया कि मैं दिल्ली जाऊंगा। मैं दिल्ली इसके पहले कभी नहीं आया था। मैं दिल्ली आया, मेरे लिए बड़ा नया शहर था, लेकिन मैंने उस दिन पहली कविता अपनी ट्रेन में लिखी थी। वो थी कि एक ख्वाब की राह पकड़कर मीलों मील चला आया हूँ, नहीं थकूंगा नहीं रुकूंगा, अपने घर पर कह आया हूँ। इसी ख्वाब के बलबूते पर मैं इतिहास बनाऊंगा, एक जन्म कम पड़ा अगर तो बार बार फिर आऊंगा, चूमूंगा मंजिल एक दिन, हर रास्ते को समझा आया हूँ, एक ख्वाब की राह पकड़कर मीलों मील चला आया हूँ। तो पंकज जी, क्या ये आपकी पहली कविता थी? जी सर, ये मेरी पहली कविता थी और मैंने इसको अपने जीवन का संविधान बना लिया। मुश्किलें बहुत आती हैं, सबके जीवन में आती हैं, उपेक्षा, उपहास, विरोध, विजय, इन अवस्थाओं से होते हुए, लेकिन चूंकि अपनी ही कविता का संविधान याद रखा तो मैं डिगा नहीं। पंकज जी, मैं ये खिड़कियों पर भी चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले जो आपका कवि पक्ष है, मुझे लगता है उसको थोड़ा मुझे और खंगालना है। मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छा गाते भी हैं और आपने मंच की भी बात की। मेरे सुनने वालों के लिए आप कुछ तो गाकर सुनाइए अपनी कविता। जी, मैं आपको अपना हस्ताक्षर गीत ही सुनाता हूँ, और ये गीत 3 ही अवस्थाओं का है, उम्र की जो 3 अवस्थाएं हो सकती हैं उनका है। और इसकी प्रेरणा मुझे कुछ जीवन के उस पार्ट से मिली जहाँ पर हम कई सारे लोग होते हैं, कई बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम सोचते हैं कि ये शायद यूं ही लेटे हुए कुछ बड़बड़ा रहे हैं, हम नहीं समझ सकते, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में या उनके अवचेतन अवस्था में वो क्या सोच रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, वो है। मैं आपको वो रखता हूँ। जब मैं तन्हा हो जाऊंगा, गुमनामी में खो जाऊंगा, दुनिया के बंधन टूटेंगे, जब मेरे मुझसे रूठेंगे, तब मेरे दीवान से चुनकर कोई नज्म सुनाओगी क्या, मुझसे मिलने आओगी क्या, बोलो प्रीत निभाओगी क्या। है होठों पर गीत अभी तो, है होठों पर
तभी तो जीवन में संगीत, तभी तो मैं गीतों का राजकुंवर भी है बहू तेरे मी, तभी तो। लेकिन जब मिट जाएगा सब, अपना हाथ बढ़ाओगी क्या, मुझसे मिलने आओगी क्या, बोलो प्रीत निभाओगी क्या। क्या बात है। एक दिन ये मधुमास न होगा। ये जीवन की वो अवस्था है जिसमें से या तो हमारे साथ बहुत लोगों की होती है या होगी या उससे गुजर रहे होंगे। एक दिन ये मधुमास न होगा, मेरा होना खास न होगा, मैं सोया हूँ या जागा हूँ, दुनिया को एहसास न होगा, मौन तुम्हें मैं याद करूँगा, तुम बन कर संवाद करूँगा, तुम बन कर संवाद करूँगा, जब अंतिम बेला होगी तब तुमसे एक फरियाद करूँगा, तब मेरे संदेशे पाकर रुखसत करने आओगी क्या, बोलो प्रीत निभाओगी क्या, मुझसे मिलने आओगी क्या। वाह वाह पंकज जी, आपकी लेखनी जितनी सुंदर और जितनी उसमें अभिव्यक्ति है उसी को पूरक करता हुआ आपका गायन पक्ष है। बड़ा मीठा स्वर है। मीठा स्वर है और निश्चित रूप से मंच पे जब आप होते होंगे तो दर्शक और श्रोता उसका बहुत आनंद भी लेते होंगे। और सस्वर कविता का तो अपना अलग ही आनंद है जब संगीत जुड़ जाता है, जिससे किसी में जब कहते हैं ना मिठास जुड़ जाती है। और जब हम मिठास की बातें करते हैं तो हमें एक गीत भी याद आता है, तो क्यों ना सुन लेते हैं यहाँ पर ये गीत। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग़्मे लुटाता रहूं, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग़्मे लुटाता रहूं। जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं, तुम अगर साथ देने का वादा करो,
मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। जब तलक कोई रंगी सहारा ना हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम अगर हम कदम बनके चलती रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं। बहुत ही सुरीला ये गीत था। और मैं वापस आती हूँ आपके जो कहानी संग्रह है खिड़कियाँ जी। इस पर जी। तो इसकी कहानियां मैंने पढ़ी। ये कहानियां हमें जोड़ती हैं शहरों से भी और बिल्कुल अपनी मिट्टी से भी। बहुत मैं कहूँ कि गाँव से की पृष्ठभूमि की भी कहानियां लिखी है और उतने ही सिद्धहस्त होकर आपने शहरों के भी जो मनोभाव है वहाँ के रहवासियों के वो भी पकड़े हैं। ये संतुलन कैसे बना है दोनों तरफ का, इसमें ये इसी से जुड़ा एक प्रश्न और है जी। इसी साथ ही साथ आप जवाब दीजिएगा कि ये शीर्षक अपने आप में खिड़कियां, इस पर आपने कैसे विचार बनाया? खिड़कियां हमारे संग्रह का शीर्षक होगा। जी, इसमें जो खिड़कियां हैं दरअसल ये मन की खिड़की, और ये वो खिड़कियां हैं जो कभी बाहर नहीं खुलती। ये खिड़कियां बाहर की ओर नहीं खुलती हैं, ये खिड़कियां मन के अंदर खुलती हैं। और मन के अंदर की खुलने के कारण ही इसमें जो कहानियां हैं सब की सब वही हैं। इसमें जैसे कहानियां, एक कहानी है भाई भाई, वो 2 पीढ़ियों की कहानी है। एक पीढ़ी जो स्वतंत्रता से पहले की कभी रही होगी, वो 2 भाई और फिर उनकी संतति और कितना परिवर्तन आया वो है। एक कहानी है राजकुमारियां। देखिए यहाँ पर ये सनद रहे कि इसकी हर कहानी का या तो मैं खुद पात्र हूं, या मैंने उनको देखा है, या तो जीवित है मेरे इर्द गिर्द है, या अब इस दुनिया में नहीं है तो उस पात्र से परिचित लोग मेरे आसपास हैं। तो इसमें कुछ कहानियां ऐसी हैं, जैसे एक कहानी है अम्मी। इस कहानी का पात्र मेरा ही एक कलीग होता था। इसी तरीके से इसमें एक कहानी है बचपन की मोहब्बत। ये बात होगी 9th की, मैं 9वीं क्लास में था और हम लोग छुट्टियों में अपने घर बदायूं में बिसौली जाया करते थे। छत पे खड़े थे हम, तो छुट्टियों में जाते थे, तो एक लड़की थी, उसकी मुड़ेर हमसे थोड़ी ऊंची होती थी, तो वो अक्सर मेरे ही आने के टाइम पे वो छत पे आया करती थी और थोड़ा सा
मतलब मुझे लगा कि वो मुझे देखती है, तो हमें भी अच्छा लगता था कोई देखे हमको, तो हम भी देखने लगे। तो उसने एक दिन एक लव लेटर लिखा होगा जो मुझे बाद में पता चला, और उसको एक कागज में लपेट के मेरी ओर फेंका आंगन में। वो मेरे पास आने की उसकी स्पीड ज्यादा हो गई तो वो मेरे पास आने की बजाय वो आंगन में मेरी माँ सब्जी काट रही थी, उनके पास जाके पत्थर गिरा और वो कागज लहराता हुआ धीरे धीरे जा रहा था। तो एकदम से चौंके, अरे किसने फेंका, क्या फेंका? तो वो कागज देखा, उन्होंने उठा लिया। तो उसके बाद उन्होंने, हम भागे, हम तो ऐसे हो गए जैसे कि हम तो थे ही नहीं छत पे। खैर थोड़ी देर बाद उस पर नाम उन्होंने पढ़ लिया लड़की का, वो जानती थी कौन है। उसके घर मुझे हाथ पकड़ के ले गई और बोली कि ये हो रहा तुम्हारी लड़की, ये है वो है। तो खैर वो एक बात की चीज़ है, लेकिन उस चिट्ठी में क्या लिखा था मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। और मैं सच बताऊँ तो मैंने फिर तमाम उम्र उसको कैरी किया, उसकी भावनाएं जरूर रही होंगी, लेकिन मैंने फिर कैरी किया खुद में, अपने आप को मैं उसको लेके चला। उसमें लिखा था कि गाड़ी चले मोटर चले और चले ट्रैक्टर गाड़ी चले मोटर चले और चले ट्रैक्टर, और मेरा हीरो ऐसे चले जैसे चले एक्टर। क्या बात है, वाह वाह। तो फिर मैंने उस दिन के बाद से अपनी चाल में वो एक्टर वाली बात लाया, और मुझे कोई कहता है कि आपकी चाल बड़ी अच्छी है तो मुझे वो लड़की याद आती है। इसकी हर कहानी को लिखने में, मतलब पूरी कहानियों को लिखने में 10 साल लगे हैं, करीब करीब 1 दशक लगा। इसलिए लगा, मैंने कभी कहानियों के अंत को बदलने की कोशिश नहीं की, उन कहानियों को जिया है, उन कहानियों को मैंने जिया। और हर कहानी को लिखते समय मैं खुद रोया हूँ। क्यों? क्योंकि या तो मैं पात्र था तो मैंने अपनी कहानी लिखी है, या मैंने किसी की ऐसी कहानी सुनी है। मैंने इसमें क्रिएटिव फ्रीडम जो एक कोट एंड कोट शब्द होता है एक लेखक के लिए, वो नहीं लिया। मैंने इसमें जो सच है वही लिखा। पंकज जी, जब शब्द उकेरते हैं कागज पर, वो कविता बनती है, कहानी बनती है, फिर वो उसके साथ जब तकनीक जुड़ती है तो वो कभी रंगमंच आता है, कभी टीवी आता है, कभी रेडियो आता है, लेकिन उसके बाद फिर आती है फिल्में। बिल्कुल। कभी ये मन में आया, आज तो आप रेडियो पर हैं और आप इतने प्रतिष्ठित चैनल से जुड़े हुए हैं, टीवी पर भी आते हैं, तो लेकिन कभी मन में आया कि गीतों के माध्यम से कभी हिंदी सिनेमा की ओर भी रुख करूं? जी निश्चित तौर पे। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि मैंने अपने जीवन को कभी एक मंजिल नहीं माना। मैंने उसको छोटे छोटे पड़ाव में बांटा कि ये हो गया, अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं इसको आगे करूंगा। क्योंकि कई बार हम मंजिल सोच के एक रास्ते पर अगर सीधे चलते हैं तो हम शायद थक सकते हैं बीच में, लेकिन अगर हम छोटे छोटे पड़ावों में चले तो हमको गलियां दिख जाती हैं, यहाँ से जाएं, वहां से जाएं, इधर से निकलें, उधर से निकलें। मैं दिल्ली आया था, मेरा मन था कि मैं थिएटर करूंगा। मैं कोई पत्रकार बनने नहीं आया था, मैं कोई गीतकार या कवि बनने नहीं आया था, मैं थिएटर का सोच के आया था। मैं आया, लेकिन पता चला कि एडमिशन की प्रक्रिया बहुत बड़ी होती है। खैर इसके बाद क्या हुआ कि चूंकि मैंने पत्रकारिता का कोर्स किया था, तो उसके माध्यम से मुझे दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, हमारी धड़कनों में रहता था वो कार्यक्रम, उसमें काम का अवसर मिला। मैं बनने आया था एक थिएटर आर्टिस्ट, मुझे गली मिली टीवी की, टीवी में मैंने काम किया तो मुझे फिर टीवी पे दिखने का अवसर मिला, तो मेरी वो प्यास वहाँ शांत हुई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मैं आगे बढ़ता रहा, और आगे बढ़ते बढ़ते अपने ज़्यादातर सपनों को जो तय किए थे अभी, क्योंकि सपने अनंत होते हैं, वो तो मैंने पूरा किया है अभी तक। लेकिन हाँ, ये मेरा एक सपना है, ये मेरा एक ड्रीम है, और ये मेरी शायद आखिरी ख्वाहिश भी हो सकती है, क्योंकि मैं इसको ये मानता हूँ कि मैं एक बार सिनेमा में अपने आप को एक लिरिक राइटर के तौर पे अपना नाम देखना चाहता हूँ। वो मेरा नया ख्वाब ज़रूर है, क्योंकि एक ख्वाब की राह पकड़कर मैंने बोला था, तो मैं आज भी गलियाँ चुनता हूँ और उन्हीं गलियों को लेके आगे बढ़ता हूँ। और मैं कुछ भी लिखता हूँ, चाहे वो मेरी कहानियाँ हों, चाहे मेरे वो गीत हों, वो यहीं से होते हैं, हमारे आपके बीच के पात्र होते हैं। छोटी सी एक लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने अपने गीत और अपनी कहानियाँ चुनी कैसे हैं। फिरता है आवारा सा वो गलियां ताका करता है, फिरता है आवारा सा वो गलियां ताका करता है, किसकी खातिर जाने वो बूढ़ा छत पर झांका करता है। क्या बात है। किसकी धानी चूंदर लेकर तारे टाका करता है। वाह। नाम किसी का ले ले के अक्सर चेहरा ढाका करता है।
उससे पूछो जब भी तब वो बस इतना ही कहता है, प्यार कभी करता था जो लड़का वो अब भी अंदर रहता है। पंकज जी, आपने अभी जो अपना प्यारा गीत सुनाया, तो रेडियो एक ऐसी विधा है जिसमें शब्द के माध्यम से चित्र बनते हैं। तो निश्चित रूप से जो आप अभी कह रहे थे उससे तुरंत मेरे दिमाग में चित्र बनने शुरू हो गए जिसके बारे में उस पात्र के बारे में। तो अपने मतलब शब्द में इतनी शक्ति अपने आप ही में होती है और इतनी अच्छी बातें हो रही थी, हमें और बातें करने की इच्छा भी हो रही है पर समय इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। एक चीज़ और आपने बीच में बताई थी कि आप की जो कहानियां होती हैं वो अक्सर लोगों से प्रेरित होती हैं, तो हम आशा करते हैं कि इस मुलाकात में भी कुछ कहानी निकलेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। रश्मि जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानियां भी चलेंगी, कहानीकार और कहानी लिखेगा, उसकी जो सोने की कलम है उससे बहुत सुंदर सुंदर सुनहरे गीत निकलेंगे। और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको एक गीतकार के रूप में अगर हम देख पाएंगे सुनहरे पर्दे पर, फिर तो क्या ही बात। बहुत सारी शुभकामनाएं गोल्ड चैनल की तरफ से आपको पंकज शर्मा। आपकी ये जो साहित्यिक यात्रा है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो रचनात्मकता हमेशा बरकरार रहे और आप ऐसे ही लिखते रहे और हमारे सुनने वालों को लुभाते रहे। मुझे मौका देने के लिए, इतने लोगों से बात कराने के लिए, इतने लोगों तक मेरी आवाज पहुंचाने के लिए रश्मि मैम आपका, अभिनय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।